35। जी जी। अंडर इन्वॉइस हुआ है। फॉर एग्जांपल 10 रुपये kg बिकता है, उस पर 9 रुपये लिखा हुआ। कुछ इस तरह से मिस अप्रोप्रिएशन हुई है। और कुछ वेस्टेज काउंट ही नहीं की गई, क्योंकि जो टोटल इंपोर्ट है रॉ मटेरियल की और जो टोटल प्रोडक्शन है, रॉ से गया वर्क इन प्रोसेस में, वर्क इन प्रोसेस से गया फिनिश्ड गुड्स में। तो इस प्रोसेस में जो वेस्टेज शो की गई है वो ज़्यादा शो की गई है, ठीक है, सॉरी कम शो की है, ठीक है। इन्होंने ये शो किया कि जी जो फिनिश्ड गुड्स बन गई है और जो रॉ मटेरियल है उसके दरमियान जो डिफरेंस है ना वो ट्रेस नहीं हो रहा था बेसिकली, ठीक है। तो वो उन्होंने फिर बताया कि जी इतने टन जो रॉ मटेरियल है ये बीच में से मिसिंग है। क्वांटिटी से उन्होंने अंदाज़ा लगाया, रेट से नहीं, क्वांटिटी से, कि अगर इंपोर्ट इतना हुआ है और इतना वेस्ट हो जाए तो प्रोडक्शन इतनी होनी चाहिए, जितनी प्रोडक्शन है इतनी नहीं है, वेस्टेज इसका मतलब है इससे ज़्यादा हुई है, और इन्होंने शो कहीं नहीं किए अकाउंट्स के अंदर। तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। सर ये जो इन्वेंट्री पे हम एस्टिमेशन देते हैं ना, हम्म, एस्टिमेट होती है तो इसमें भी तो एस्टिमेट गलत भी तो हो सकती है ना हमारी। होती है। चेंज इन एस्टिमेट का पूरा IAS है, हर चीज़ पे IAS है, ठीक है। तो चेंज इन एस्टिमेट्स का IAS इंशाल्लाह मेरा ख्याल है आप FR 1 या 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। चलें जी वापस आ जाए जी, क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चे? 35। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस ऑफ गेम एंटरप्राइजेज। शुक्र है यार ख़त्म हो गया ट्यूलिप। अभी अगले 15 क्वेश्चन भी गेम एंटरप्राइजेज चले तो हमें कोई एतराज़ नहीं, हम राज़ी हैं, हम माफ़ी मांगते हैं आई कैप से, सॉरी, ठीक है जी। रेवेन्यू है जी इतना, इन्वेंट्री ओपनिंग दी हुई है, परचेजेस हैं, कैरेज इनवर्ड्स है, कैरेज आउटवर्ड्स है, एडमिन एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड क्या होती है? सेल रिटर्न है। ये सारा हमें डेटा दिया हुआ है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं दी हुई, अलग से दी हुई है। ट्रायल बैलेंस में परचेजेस का अकाउंट है। ये कौन सा सिस्टम है? पीरियोडिक सिस्टम है। ओके जी। कैलकुलेट एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस क्या कैलकुलेट करें, वो तो पहले से क्वेश्चन में गिवन है 360। कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का एडमिन से कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है, बस 360 आंसर है। नेक्स्ट वन सेम डेटा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बताइए जी कितनी आएगी टोटल? जी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज 150। कैरेज आउटवर्ड भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ठीक है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स तक माल पहुंचाना, ठीक है। सो दैट विल आल्सो बी एडेड इन। तो कैरेज इनवर्ड कहाँ पे ऐड होगी? कॉस्ट ऑफ सेल में। दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल, इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगी। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल। जी भाई, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और प्लस कैरेज इनवर्ड्स और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। क्या आंसर आता है? 472,000। 472,000 ही आता है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। क्यों भाई यही होता है? सारे बोलो ज़रा। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। तो सेल में से पहले सेल रिटर्न माइनस करेंगे, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट अभी आपने कैलकुलेट किया, सेल्स गिवन है 1200 की, 1000 का रिटर्न है, उसमें से आप कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। 727 आंसर आ जाता है। ओके जी। नेक्स्ट वन नंबर 39। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ गेम एंटरप्राइजेज। गेम एंटरप्राइजेज का ट्रायल बैलेंस हमें दिया है। ओके जी देखिए, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग 120 की है, जिसमें से लैंड कितने की है? 70 की लैंड है। तो पीछे बिल्डिंग कितने की रह गई?
50 की, 120 टोटल है, 70 की लैंड है तो 50 की बिल्डिंग होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग की ये दी हुई है ओपनिंग। प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट है, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है जी, अब पढ़ लेते हैं क्या क्या रेट्स हैं। फ्री होल्ड बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 50 ईयर्स। जी भाई, स्ट्रेट लाइन का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ। कॉस्ट 50 है, यूजफुल लाइफ भी कितनी है? तो 1 मिलियन पर ईयर एक्सपेंस। तो बिल्डिंग का एक्सपेंस निकाल दिया। अब निकालें प्लांट एंड इक्विपमेंट का। इट इज़ डिप्रिशिएटेड ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, देयर वाज नो परचेज और डिस्पोजल। ठीक है, वो हमें पता है जी भाई। तो प्लांट में से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, उस पर 15% अप्लाई कर दें, आपको एक्सपेंस फॉर द ईयर। दोनों एक्सपेंसेस को ऐड कर दें, 1 पहले वाला था और अभी वाला कितना है? $120 माइनस 15 इंटू 15%, 15.75। अब्दुलरहमान, 120 माइनस 15 इंटू 15%, 15.75 प्लस 1, 16.75 एक्सपेंस फॉर द ईयर। अगला जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। सेम क्वेश्चन, अब क्या मांग रहा है? कैलकुलेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आप बताइए किस किस चीज़ की कॉस्ट आएगी इसमें? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 3 चीज़ें पूछ रहा है। लैंड, बिल्डिंग और इक्विपमेंट तीनों एक ही फिगर में आ जाएंगे। ठीक है जी, तो लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट और इक्विपमेंट की कॉस्ट ये दोनों ऐड हो जाएंगी, माइनस दोनों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी। 1 बाय 1 कर लें, 1 बाय 1 कर लें। 120 का आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, उसमें से आप माइनस कर लें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक हुई है 21। 20 पिछले सालों की जो ट्रायल बैलेंस में, एक हमने अभी कैलकुलेट की, तो 120 माइनस 21 99 हो गया। और इक्विपमेंट की 120 कॉस्ट है, पहले वाली डेप्रिसिएशन है 15, इस साल की है 15.75, तो कितनी रह गई? कितनी रह गई भाई? 89.25। 99 प्लस 89.25 कितनी हो गई? 188.25। क्लियर होगी बात भाई? चले जी, इधर इधर हो जाओ थोड़ा सा, इधर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 41। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ मून ट्रेडिंग। यार बहुत अच्छा हो गया है, अचानक से नाम चेंज कर, अब मून ट्रेडिंग आ गई। ठीक है जी, हम राज़ी हैं। क्या? कौन से वैस को? अच्छा, हमजा वैस को। हाँ, मेरे चांद आपकी कंपनी आ गई, चांद ट्रेडर्स, मून ट्रेडर्स आ गए। ठीक, चांद ही बनना, चांद ग्रहण ना बन जाना मेरे लिए। अच्छा जी, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स डेबिट साइड पे आ रहे हैं। ठीक है जी। एक्रूड एक्सपेंसेस एंड अनअर्नड इनकम क्रेडिट पे आ रही है 25, अदर इनकम 15 की। रिक्वायरमेंट पढ़ लें सबसे पहले। कैलकुलेट प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। तो इस ट्रायल बैलेंस में हमने कौन सी फिगर के साथ छेड़छाड़ करनी है? 9 मिलियन की जो पेमेंट है, इसी को प्लस माइनस करना, जो भी करना। तो पहली पढ़ें, services for certain contract amounting to 1.2 million were rendered in 2015 but invoice there was processed in January 2016। 2015 में सर्विसेज दी हैं और इन्वॉइस आई है अगले साल जनवरी में, तो पहले साल के एंड पे ये रिसीवेबल बन जाएगा, 1.2 मिलियन रिसीवेबल बन जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग ट्रायल बैलेंस में उसमें जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। समझ आ गई बात ये? अगली बात, On 1st August 2015, MT received an amount of 1.8 million as 50% advance against maintenance contract
covering the period from 1st September to 31st May and was credited to other income. अदर इनकम में क्रेडिट कर दिया, इनकम है कि रिसीवेबल है? इनकम में क्रेडिट कर दिया उसने, ठीक है। द बैलेंस अमाउंट वुड बी पेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका हमारे रिसीवेबल से कोई ताल्लुक़ है, कोई प्री पेमेंट से ताल्लुक़ है, ठीक है। इसका ताल्लुक़ किससे है? रिसीवेबल होगी, आपने रिसीव कर ली है, ठीक है। चलें इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। 1 सितंबर से 31 मई 2016 तक कितना ड्यूरेशन बन जाता है? 9 मंथ्स, 9 मंथ्स ही बनते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, सेम एडजस्टमेंट थी कल भी एक जगह पे। 1.8, 50% इंटू 2, 3.6 अनअर्नड इनकम, मैंने बोर्ड पे करवाया था। सेम वही एडजस्टमेंट उसने उठा के एक और क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट कर दी है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। अच्छा जी, अब सितंबर के से लेकर उधर तक गया और पेमेंट हमने लिए 50%, जबकि सर्विसेज दी हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने सर्विसेज दी हैं। पेमेंट 50% की ली हुई है, तो हमने तो ज़्यादा ले लिया रिसीवेबल के बजाय। ये तो हमारी लायबिलिटी बन गई है ईयर एंड पे। इस रिक्वायरमेंट में वो लायबिलिटी पूछ रहा है, सिर्फ क्या पूछ रहा है? प्री पेमेंट्स एंड रिसीवेबल। तो 9 + 1.2 सिंपली 10.2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सबको समझ आ गई? किसी को ना समझ आई हो? जी अजरान, गुड मॉर्निंग। अब्दुलरहमान आ गई? कुछ ढीला ढीला बोले हो, सही है। चलो आप कहते तो मैं मान लेता हूँ यार, नींद नहीं है वैसे, ये एक्टिंग कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन। आंसर में क्या है? 11.2। 11.2 कैसे? 9 में 1.2 जमा करें तो 10.2 आना चाहिए। सुभान अल्लाह, 9 + 1.2 11.2, ये तो तब्दीली आ गई, ठीक है जी। चलें कोई बात नहीं यार, आखिर किताब लिखने वाला भी इंसान होता है, किताब लिखना बड़ा मुश्किल काम है भाई। ओके जी, नेक्स्ट वन। कैलकुलेट एक्रूड एक्सपेंसेस एंड अनअर्नड इनकम। जी भाई, अनअर्नड इनकम सेम एडजस्टमेंट्स हैं, सेम डेटा है। वो कह रहे जी पहली वाली जो 1.2 मिलियन की सर्विसेज हमने रेंडर कर दी और इनवॉइस अगले साल आएगी या, तो ईयर एंड पे हमारा रिसीवेबल है, इसका एक्रूड से कोई ताल्लुक नहीं, दूसरी एडजस्टमेंट सिर्फ आएगी। अब वो 0.2 है जो हमने कल भी कैलकुलेट की थी, दोबारा से कर लें। 50% हमने रिसीव किया है, दैट इज़ 1.8। ये कितने टाइम की पेमेंट है? 6 महीने की। तो 4 महीने की कितनी बनती है? 1.6। यकम सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 4 महीने, 4 महीनों की इनकम 1.6 बनती है। हमने उससे ले लिए 1.8, इसका मतलब ज़्यादा ले लिए। जो ज़्यादा ले लिए वो हमारी एक्रूड है, अभी लायबिलिटी हमारी अनअर्नड इनकम है, वो 0.2 बनती है, उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो 25 + 0.2 25.2। फारूक क्लियर हुई है बात? शाहजेब चलो नेक्स्ट वन पे आ जाओ। सेम डेटा, कैलकुलेट अदर इनकम दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा जी, अब आप बताइए 1.2 मिलियन वाली रिसीव नहीं हुई, उसने कहा जी हमने जनवरी में अकाउंट फॉर की, हमने उसको कहाँ पे ऐड किया था? रिसीवेबल्स में। रिसीवेबल डेबिट तो क्रेडिट इनकम, तो इनकम में ऐड हो जाएगा, 15 में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे केस में हमारी जो अनअर्नड इनकम थी दैट में वो डेबिट हो जाएगी और पेएबल
जो हमारी अनअर्न्ड इनकम है, लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, तो वो माइनस हो जाएगी 0.2, 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये बात सबको समझ आ गई? आ गई? समझ आ गई सबको? कौन सा? कल चक्कर आ रहे थे? ये बिल्कुल साथ ना जलाल सन है, यहाँ से आपने एक अच्छी सी कॉफ़ी मंगवा के ना मुझे पिलाएं, क्योंकि मैं जितना रिलैक्स रहूँगा ना मैं उतना अच्छा आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं उतना अच्छा पढ़ाऊँगा तो समझ भी ज़्यादा है। स्टार्स बने होते, स्टार घूम रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। दिन में तारे नजर आ रहे थे। नहीं, अभी इंशाल्लाह रिलैक्स हो जाएंगे आप लोग। ये हाँ जी, अच्छा जी, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ कंबर एंटरप्राइजेज एट 31 दिसंबर। रेंट एंड इंश्योरेंस 5,45,000 है जी, ट्रायल बैलेंस में आ रही है, ऑब्वियसली पेड की फिगर होगी। रेंट एंड इंश्योरेंस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है 75,000 पेड फॉर अ फोटो कॉपी मशीन। अच्छा, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लें। कैलकुलेट रेंट एंड इंश्योरेंस, ठीक है, रेंट एंड इंश्योरेंस हमने कैलकुलेट कर दिया। 75,000 रुपये की फ़ोटो कॉपी मशीन इसमें शामिल कर दी हमने। द मशीन वॉज ऑब्टेन्ड ऑन 1 नवंबर 2018 एट अ फिक्स्ड रेंट ऑफ 75,000 पर क्वार्टर। भाई पर क्वार्टर 3 महीने का रेंट कितना है उसका? 75,000 एंड एडिशनल 0.40 फॉर ईच कॉपी। हर जो हम वहाँ से फ़ोटो कॉपी निकालेंगे उस पर 40 पैसे उसको देंगे, और कॉपीज़ कितनी निकाली हमने? 40,000। वो कह रहा है जी इसका रेंट कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। अच्छा जी, ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर, ठीक है। रेंट एंड इंश्योरेंस में 75,000 शामिल है, यस नो? शामिल है। किस डेट को शामिल किया? 1 नवंबर को शामिल किया। कितना शामिल किया? ये 75,000 कितने महीने का है? 3 महीने का। हमारे ईयर में कितने महीने आ रहे हैं? 2, नवंबर दिसंबर 2 महीने आ रहे हैं। हमारे ईयर में 2 आ रहे हैं, हमने 3 शामिल किए हुए हैं, तो 1 निकाल लेंगे। 75,000 इंटू 1/12 जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे। 545,000 में से माइनस करेंगे 75,000 इंटू 1/12, क्या आंसर आता है? 1/12 करके माइनस किया तो आंसर क्या आता है? 538,750। ये तो हमने माइनस कर दिया, और वो कह रहे हैं कि इसके अलावा जो रेंट पे करना है जो अभी हमने नहीं किया वो 0.40 ईच कॉपी है, तो 40,000 इंटू 0.4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4,000, 16,000। वो 16,000 इसमें ऐड हो जाएगा। क्या जी? ओ हाँ, ठीक ठीक सही कह रहे हैं आप। 75,000 पर क्वार्टर डिवाइड बाई 3 होगा जी। जी 16,000 तो ऐड करेंगे ना, वो हमारा एडिशनल रेंट है, ठीक है। क्या नेट आंसर क्या आता है? पीछे क्या आती है? यही आंसर, ठीक है, ठीक होगी कैलकुलेशन। ओके जी, 536,000 हो गया, ठीक है भाई। चलो जी नेक्स्ट वन। चलो भाई डिस्कशन बंद फारूक, आगे आ जाए। मुझे तो नहीं पता ना कैलकुलेट किया। 545,000 माइनस 75 इंटू 1/3
प्लस 40,000 इंटू 0.4, यही आता है आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट वन जी। कंबर एंटरप्राइजेज के ऑफिस एंड सेल्स सप्लाईज में इतनी चीज़ें पड़ी हैं। ऑफिस एंड सेल्स सप्लाईज कॉस्टिंग 90,000 आर स्टिल अनयूज्ड। इस 2,10,000 में से 90,000 की चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुई। However, 30% of these supplies are not usable due to deterioration in quality। लेकिन ये जो 90,000 की बच गई हैं, इसमें से 30,000 काबिल इस्तेमाल नहीं है, ख़राब हो गई हैं। अगर 30% ख़राब हो गई हैं तो ठीक कितने परसेंट है? 70%। तो ये 70% अगले साल इस्तेमाल हो जाएंगी। जो 70% अगले साल इस्तेमाल हो जाएंगी वो हमारा करंट एसेट है, और जो हमने यूज़ कर लिया और जो ख़राब हो गया वो सारा क्या है? हमारा एक्सपेंस है। तो 210,000 माइनस 90% इंटू 70% करें, क्या आंसर आता है? 63 है। तो 2,10,000 में से 63 माइनस कर दिया। 63 आपका करंट एसेट है और बाकी सारा आपका एक्सपेंस है। क्या आंसर आता है? 147, सी ऑप्शन। करें ज़रा। $2,10,000 के टोटल है और 90,000 इंटू 70% आपके पास रह गया है 63,000। तो बाकी कितने रह गए? 147,000। ये हमारा करंट एसेट है और ये हमारा एक्सपेंस है। ठीक होगी बात जी? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 46। आवर डियरेस्ट कंबर एंटरप्राइजेज का कैपिटल 1 जनवरी पे इतना है। ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग है? ओपनिंग कैपिटल है। गुड्स विड्रॉन है 644, ये इसकी ड्राइंग्स हैं। वो कह रहे हैं जी कैलकुलेट कैपिटल, इसका मतलब है जो भी छेड़छाड़ करनी है किसके साथ करनी है? कैपिटल की फिगर के साथ करनी है। ओके जी, कॉस्ट ऑफ ऑफिस रिपेयर्स अमाउंटिंग टू 85,000 वाज पेड बाय द ऑनर फ्रॉम पर्सनल कैश। ऑफिस में मेंटेनेंस का काम हुआ और ऑनर ने अपनी जेब से पैसे पे कर दिए 85,000। ये क्या है? वो लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर तो कैपिटल होता है। हाँ, बिजनेस की लायबिलिटी है तो ये उसके कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। जैसे वो गुड्स लेकर आता था, जैसे कैश लेकर आता था, इस दफ़ा उसने कैश हमें देने के बजाय लाया दफ्तर में, हमने कहा यार हमें ना दो, वो उसने खर्चा किया उसको दे दो। तो बात तो एक ही है, बिजनेस पे उसने स्पेंड किया तो कैपिटल में 85,000 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, आफ्टर एडजस्टिंग दिस फॉर दिस, इसकी एडजस्टमेंट कर दी हमने। नेट प्रॉफिट हैज़ बिन राइटली करेक्टली कैलकुलेटेड एज 880। ये जो उसने खर्चा किया है इसकी हमने सही एडजस्टमेंट कर ली है, प्रॉफिट 880 है। तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट क्या होता है? ऐड होता है। 85 भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा। आगे देखें, एट द ईयर एंड अ व्हीकल वॉज इन्वेस्टेड इन टू द बिजनेस बाय द ऑनर। अब गाड़ी ले आया बिजनेस के अंदर 9,60,000 की, तो 960 का कैपिटल गाड़ी की फॉर्म में लेके क्या एंट्री होगी? एसेट डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ये भी ऐड हो जाएगा। 960 भी ऐड कर दें और बाकी नीचे कुछ भी नहीं है, ड्राइंग्स माइनस कर दें 644 की, आपके पास कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। ओपनिंग कैपिटल प्लस कैश का कैपिटल प्लस कार का कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, हमारे पास क्या आ गया? फाइनल क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लियर होगी बात भाई? गुड हो गया जी। आगे चलें। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ डेल्टा एंटरप्राइजेज एज एट 30th जून। ओके जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट पे इतना है, प्री पेमेंट्स इतनी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इतने हैं, ट्रेड एंड अदर पेबल्स इतने हैं, और कैलकुलेट करनी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। भाई कॉस्ट करनी है तो कॉस्ट में क्या होगा? जो नई परचेजेज हैं वो ऐड हो जाएंगी। अगर हमने कुछ परचेज किया होगा तो ऐड हो जाएगा। डिस्पोजल तो हमारे टॉपिक में है ही नहीं ना, हमारे पास तो क्या होगी? सिर्फ एडिशंस ही आएंगी। तो देख लें इसमें से क्या ऐड होगा। डिस्पोजल होता है ये कि एसेट को पुट के सुट देना,
दैट इज कॉल्ड डिस्पोजल। एसेट है आपका, एसी एसेट है, उतार के दे दिया किसी को, डिस्पोज ऑफ कर दिया। या कोई चीज खराब हो जाती है। ख़राब हो गया, नया क्यों उतार के देना किसी को? ठीक है, नया तो अच्छा काम कर रहा है, फिर क्यों देंगे किसी को? ख़राब हो गया, ठीक है, या हमने रिप्लेस करना है, ख़राब नहीं भी हुआ, रिप्लेस करना है, नया लेके आना है, डिस्पोज बेच दिया। ज़रूरी नहीं कि ख़राब ही हो सकता है हमारी कंपनी की पॉलिसी हो, मेरी आपकी कंपनी की पॉलिसी हो कि जहाँ पे आप इंशाल्लाह सीए करके जॉब करेंगी, कंपनी की पॉलिसी है कि हर साल आपको नई गाड़ी लेनी है, जो लेटेस्ट मॉडल आना है वो देना है, ठीक है, आमीन। तो अगला मॉडल डिस्पोज ऑफ, सेल कर देंगे, उसकी जगह नया लें, ये डिस्पोजल, ठीक है। चलें, ओके जी, चलो चलो सुनो सुनो सुनो, बस गाड़ियों की डिस्कशन बाद में। अच्छा जी, 1 अक्टूबर 2018 को अ प्रिंटर वॉज रिक्वायर्ड ऑन रेंट फ्रॉम काजी एंड कंपनी। काजी साहब से हमने रेंट पे लिया था प्रिंटर। एनुअल रेंट वॉज 480, 4,80,000 रुपया साल का रेंट था। एडवांस में पे कर दिया, डेबिट कर दिया प्री पेमेंट्स को। प्री पेमेंट शो हो रही है हमारे पास 3,000 की, इसमें 480 का रेंट शामिल है, वो बता रहा है खुद। अच्छा जी, हाउ एवर द प्रिंटर वॉज परचेज्ड बाय डेल्टा एंटरप्राइजेज ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को हमने फैसला कर लिया कि हम इससे ये प्रिंटर ख़रीद लेते हैं रेंट के बजाय, ठीक है जी, ख़रीद लेते हैं। कितने का? 12,40,000 का। द पेमेंट ऑफ नेट रेंट एडजस्टमेंट वाज मेड इन जुलाई 2019। उसने कहा कि जो रेंट था और जो परचेज प्राइस थी उसकी नेट अमाउंट हमने कब पे किया? जुलाई 2019 में, यानी कि ये रेंट के बाद किए। द परचेज हैज़ नॉट बीन अकाउंटेड फॉर इग्नोर डेप्रिसिएशन। परचेज की एंट्री अभी तक पास नहीं की है और डेप्रिसिएशन को आप इग्नोर कर दें। कैलकुलेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी सादी सी बात है। हमारे पास कॉस्ट कितनी है इक्विपमेंट की, तो जो ट्रायल बैलेंस में है, हमने नया कितने का ख़रीदा? 12,40 का ख़रीदा। 240 कौन सा कह रहे हो? 240 तो एक्सपेंस है रेंट। वो एक्सपेंस है, हमसे तो वो पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कितनी आएगी बैलेंस शीट में, ना हमसे वो कह रहा है कि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन करें, ना डिप्रिसिएशन को कह रहे हैं इग्नोर कर दें सारा कुछ, मुझे सिर्फ कॉस्ट बता दें, सादी सी बात है, वही ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 23600 के एसिड्स हैं, उसमें 1240 ऐड हो जाएगा, 231840 हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई भाई सबको? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, फिर आगे चले, नहीं तो क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ ले। अगले क्वेश्चन में भी डेटा यही है सारा। क्लियर होगी बात? कॉस्ट ऑफ एसेट पे कोई क्वेश्चन हो, कॉस्ट ऑफ एसेट पे, और किसी चीज़ पे नहीं कह रहा। बाकी अभी एंट्री आ रही है। फैसल, कॉस्ट ऑफ एसेट क्लियर है? उमर, आंसर देख के समझ, मेरे से समझ ले, आंसर देख के भी समझ ले, मुझे एतराज़ नहीं। आगे समझ? चलो आगे चलो, फिर अब सब लोग बुक की तरफ आ जाओ, फिर अब लिखे पढ़े कोई नहीं, आगे आ जाओ। अगले में रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट प्री पेमेंट्स दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे भी यही है, उसका देख रहे, करो भाई, 230600 प्लस 1240 के आंसर आते हैं। 231840। तो पीछे कुछ और है? नहीं पता नहीं। सर ये ठीक है वो ऊपर ₹1000 में कर रहा है साइंसदानों। रुपीज़, ये जो 3 सिफर हैं, अगर इसके नीचे वो 48 लिख दे तो इसका मतलब है ये 48,000 हैं, ठीक है। 4800 लिख दे तो ये 48 लाख हैं, ठीक है। तो इसको प्लीज़ इग्नोर नहीं करना, ठीक है। समटाइम्स ये भी एग्ज़ाम में करता है कि कहीं पे फिगर ₹1000s में दे देगा, कहीं मिलियंस में दे देगा, ठीक है। तो आपने देख लेना उस टाइम पे जो चीज़ आसान हो। अगर वैसे ये ज़ीरोज़ वाला काम कॉम्प्लिकेटेड होता है, सारा कुछ मिलियंस में कर लेंगे तो इजी हो जाएंगे, ठीक है। जितना फैला हुआ फिगर होगा उतना परेशान करेगा, ठीक है जी। चलो जी, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे।
कैलकुलेट प्री पेमेंट्स दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। प्री पेमेंट्स कैलकुलेट करें। अब देखिए प्री पेमेंट्स हमारे पास कितनी गिवन है, 3000, और ये जो 40,480 का रेंट है एडवांस का, ये हमने कहाँ पे डाला हुआ है, प्री पेमेंट्स में। फिर वो कहता है कि द पेमेंट ऑफ नेट रेंट एडजस्टमेंट वाज मेड इन जुलाई 2019। अब आप मुझे ये बताएं, हमने रेंट पे किया, बाद में वो चीज़ ख़रीद ली नेट करके, तो प्री पेमेंट में से वो रेंट निकाल के क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। क्यों करेंगे, देखें क्यों करेंगे। द एनुअल रेंट ऑफ 480 was paid in advance and debited to prepayments. However, the printer was purchased. हमने ख़रीद लिया, पहले रेंट पे था, अब क्या किया, ख़रीद लिया। अब इस 480 में से हमने कितना रेंट यूटिलाइज कर लिया, ये रेंट कितने टाइम का था, साल का था, और हमने लिया था प्रिंटर 1 अक्टूबर को और ख़रीदा 1 अप्रैल को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हमने इस्तेमाल किया रेंट के तौर पे। देखिए जी, मुझे आपने डेट्स बतानी है। 1 अक्टूबर को एक्वायर किया और 1 अप्रैल को बाय कर लिया। जब एक्वायर किया तो कितना रेंट दिया, 480,000। इस डेट को बाय कर लिया, ठीक है, और बाय कितने का किया, 1240 का, रेंट दिया 480। और वो कहता है कि द पेमेंट ऑफ नेट ऑफ रेंट एडजस्टमेंट, रेंट की एडजस्टमेंट करने के बाद हमने किया जो कुछ भी किया। अब ये जो हमने रेंट पे किया था 1 अक्टूबर को, ईयर एंड क्या है हमारा, 30 जून है जी, 30 जून। 1 अक्टूबर से 1 अप्रैल तक रेंट पे इस्तेमाल किया, 6 महीने इस्तेमाल किया, तो 6 महीने का जो प्री पेमेंट है वो एक्सपेंस हो जाएगा, तो ये 240 यहाँ से माइनस हो जाएगा एक्सपेंस के तौर पे। इसका 50%, ये साल का था, 6 महीने का रेंट दे दिया। ये बात समझ आई यहाँ तक। और बाकी 6 महीने का हमारा एसेट में चला जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। तो टोटल प्री पेमेंट्स में से कितना निकला, 480। जी जी, ये प्री पेमेंट 1 अक्टूबर को थी। जब आप 30 जून पे आए तो ये तो रेंट एक्सपेंस हो चुका है, ये तो प्री पेमेंट्स में से निकलेगा ही निकलेगा। रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्री पेमेंट्स क्रेडिट, और इसकी एंट्री होगी एसेट डेबिट प्री पेमेंट्स क्रेडिट। नहीं समझे, इसकी एंट्री होगी रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्री पेमेंट्स अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 240 ऐसी बात है। और जो बाकी का 240 था वो 1 अप्रैल को हमने ख़रीद लिया, और एसेट तो पहले ही हमारे पास था, तो हम क्या करेंगे, इसको कैपिटलाइज कर लेंगे। तो हमारा एसेट अकाउंट, एसेट प्रिंटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 240 से। और मैं इसकी 2 एंट्रीज पास करने के बजाय, चलो 2 कर देता हूँ, 240 से क्रेडिट हो जाएगा प्री पेमेंट्स का अकाउंट। तो टोटल कितने से क्रेडिट हुआ, 480। क्लियर बात, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो जी, तो अब मुझे बताइए ईयर एंड में प्री पेमेंट्स में से 480 माइनस करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे जी। 3000 में से 480 माइनस कर देंगे। ओके जी, तो जो भी बचेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। 2520 बाजी बता रही हैं, ठीक बता रही होंगी। ओके जी, 49 सेम डेटा
सेम सारा कुछ वो कह रहे हैं ट्रेड एंड अदर पेएबल्स कैलकुलेट कर लें। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स कितने हैं? 41,400 के। ठीक है जी, 41,400 के ट्रेड पेएबल्स हैं। और जो हमने बाकी की पेमेंट की है एसेट के अगेंस्ट, वो अगले साल जुलाई में की है, जुलाई 2019 में। तो जो जुलाई 2019 में की है वो इस ईयर एंड पे क्या होगी? पेएबल। पेएबल बेटे, एसेट आ गया, एसेट आ गया, ये देखें 1 अप्रैल को एसेट आ गया, आ गया। कितने का था? 1240 का। हमने इसके अगेंस्ट कोई पैसा नहीं दिया, सिर्फ 240 जो एडवांस में दिया हुआ था उसको कैपिटलाइज कर लिया। ख़रीद लिया, लेकिन पैसे दिए। पैसे कब दिए? जुलाई में जाके। लिखा हुआ बेटे, लिखा हुआ। द पेमेंट नेट ऑफ रेंट एडजस्टमेंट वाज मेड इन जुलाई 2019। पेमेंट वाज मेड इन जुलाई 2019। हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? जून 2019। तो हमारे ईयर एंड के बाद पेमेंट हुई है, तो हमारे ईयर एंड पे वो क्या होगा? पेएबल होगा। 1240 उसकी प्राइस है, 240 हम पहले ही पे कर चुके हैं, तो ईयर एंड पे कितना पेएबल रह गया? 1000 का पेएबल रह गया। इसमें हमारे पेएबल्स में 1000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब आगे भी देख लें, अगली एंट्री भी देख लें। एसेट में एक ही एंट्री में कंबाइन करता जा रहा हूँ ताकि ज़रा आपको समझ आए। एसेट प्रिंटर अकाउंट 1000 से डेबिट और पेएबल फॉर एसेट 1000 से क्रेडिट। अब बात क्लियर होगी सबको? चलो नेक्स्ट पे आ जाए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 50। आखिरी क्वेश्चन है, रिलैक्स होके करते हैं। अच्छा जी, नहीं अभी टाइम कम है और काम बहुत रहता है। 11:30 बजे इस रूम में फिर क्लास है, हम ब्रेक करेंगे, फिर अगली क्लास किसी और रूम में जाके करते हैं। यार मैं, आप मेरे साथ बोर हो रहे हैं यार, मुझे बड़ा अफसोस है। मैं रो पड़ूंगा, मैं रो पड़ूंगा, नहीं मेरे दिल पे चोट लगी है। ठीक, अच्छा जी, असल मसला ये है, ठीक है, आपके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, 100 रुपये सारे जमा कर लें। अच्छा जी, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ डेल्टा एंटरप्राइजेज एज एट 30 जून। 30 जून को जो कबाड़ा करना है करें जी। कैलकुलेट एडमिन एक्सपेंसेस दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कौन सा 240 ऐड हो गई? हम्म हम्म अच्छा जी, एडमिन एक्सपेंसेस हमारे पास 25,900 हैं और हमारे पास और कोई हेड नहीं है जहाँ पर हम इस रेंट एक्सपेंस को लेकर जाएं। ये जो हमने एंट्री पास की है ना, रेंट एक्सपेंस डेबिट 240 से, रेंट एक्सपेंस का हमारे पास कोई हेड नहीं है। ठीक है, तो वो एडमिन में ही इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए, अगर रेंट और प्री पेमेंट्स का कोई होता तो उसमें चला जाता, नहीं है तो अब एडमिन में डाल देंगे। ठीक है, इस पर भी अभी हम आपसे बात करते हैं 2 मिनट के बाद कि एडमिन में क्यों डाला। ठीक है, अभी के लिए मेरी बात मान लें और डाल दें। ठीक है, तो 25,900 जमा 240, ये जो भी आंसर आएगा यही आपका आंसर है। 26,140, 26,140, 26,140। अच्छा जी, तो मेरे अजीज़ हम वतनों, आ जाओ सफ़ा नंबर 324 पे, 324। नींद आ रही? IAS 1 जी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। सुनिए जी, सुनो बेटे, बहुत तवज्जो से सुनना है, इसमें से थ्योरी में क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है 324। अच्छा जी, IAS 1 जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, इसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या नाम है जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी पता है, प्रेजेंटेशन का भी पता है। क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या चेंजेस इन स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। ठीक है, 3 मैंने आपको नाम बताए हुए हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी होती है, 4 बता दिए। ओके जी, तो उनकी बात कर रहा है कि स्टैंडर्ड इनके बारे में क्या कहता है। ठीक है, बेसिक रूल्स क्या है इनको बनाने के लिए। सबसे पहली बात, बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इंश्योर कंपेरेबिलिटी। पहली बात यह है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे बनी हों कि ये कंपेयर हो सकें। किसके साथ? 2 चीज़ों के साथ। एक तो अपने ही प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर हो सकें, 2018 की 2017 से कंपेयर हो सकें, 2017 की 2016 से कंपेयर हो सकें। ये कब कंपेयर हो सकेंगी? जब एक जैसी बनी हुई होंगी। आप लोगों को याद है मैंने कई दफ़ा आपके साथ इस तरह से आपको बना के दिखाया, ये 2018 की फ़िगर है, ये 2017 की है, ये 2016 की है। यहाँ पे सेल्स आ गई है तो तीनों सालों की सेल यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल आई है तो तीनों सालों की यहाँ पे आ गई है। अब एक ईयर में आपने किसी और कॉस्ट ऑफ सेल नीचे लिख दी है, किसी ईयर में आपने कोई मेथड यूज़ कर लिया है, किसी में को, तो आपस में कंपेरेबल नहीं रहेंगी। मेथड कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है जी, तो मस्ट बी कंपेरेबल। अच्छा, पहली कंपैरिजन तो ये हो गया अपने साथ, अपने प्रीवियस सालों के साथ या अगले सालों के साथ कंपेयर हो रही है। दूसरा ये है कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी कंपेयर हो सके। ठीक है, तो ये दोनों कंपेरेबिलिटी एश्योर करनी है प्रीवियस पीरियड्स विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अदर एंटिटीज़। ठीक है ना, तो बाकी के जो बिजनेसेस हैं उनके साथ भी कंपेयर हो सके। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पूरी दुनिया में एक ही है ना, एक ही है ना पूरी दुनिया में, तो एक ही तरह के अकाउंट्स बनेंगे। अच्छा जी, इट सेट्स आउट ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, गाइडलाइंस फॉर देयर स्ट्रक्चर्स एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर कंटेंट, कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा और इसमें क्या क्या कंटेंट आएगा। IAS 1 ये सेट कर देता है कि ये चीज़ें इनमें होनी चाहिए। ठीक है, जनरल रिक्वायरमेंट सबसे पहली, ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंटेड फेयरली, शुड प्रेजेंट फेयरली द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा है, एंड कैश फ्लोज ऑफ द एंटिटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की बात कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, वो हमने हमारे कोर्स में नहीं। ठीक है, तो ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये होगा कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही पिक्चर पोर्ट्रे कर रही। ठीक है, जब ऑडिट होता है और ऑडिट होने के बाद ऑडिट रिपोर्ट साइन होती है तो सिर्फ एक जुमला उस रिपोर्ट पर लिखा जाता है और ऑडिटर उस पर साइन करता है, जस्ट सिंगल 1 सेंटेंस। और वो जुमला ये होता है कि द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द IAS एंड IFRS एंड प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। बस, इसके अलावा बाकी सारे फिर नोट्स डिटेल्स लग। तो ट्रू एंड फेयर व्यू एसेंस है सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, क्रक्स है सारी बात का, कि अगर ये ट्रू और फेयर नहीं है तो इसका कारोबार करने वाले, इसके बनाने वाले, इसकी ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने वाले सारे जेल में जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर अगर आप साइन करेंगे ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, और अगर नहीं दे रही तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगली बात, कंपैरेटिव्स। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग पीरियड शुड बी डिस्क्लोज्ड। यू विल नॉट बी आस्क्ड टू प्रोवाइड कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। जो बिल्कुल अभी पिछला साल गुजरा है उसकी फिगर्स भी साथ लिखी होती हैं। ये देखिए मेरे पास नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ओरिजिनली नेस्ले की, मैं आपको सॉफ्ट फॉर्म में ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। देखिए 2 साल की बनी हुई है, 2014 की, साथ 2013 की भी दी हुई है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर की इसके साथ कंपैरिजन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी जाती है, ताकि 2 सालों की परफॉर्मेंस आपस में ईजीली कंपेयर की जा सके। ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं ये आपको भी दे देता हूँ। पहले मैंने सोचा सबको फोटोकॉपी करा के दूँ, फिर मैंने कहा यार नहीं, एनवायरनमेंट पे गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा, इतने ज़्यादा फोटोकॉपी कराएंगे, पेपर ज़ाया होंगे, दरख्त कटेंगे, फ़ायदा नहीं है। पेपरलेस एनवायरनमेंट। यार हंस रहे हैं, मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ। हाँ, इतना सोचा है मैंने भाई, मैं तो नहीं फेंकता पेपर, मेरा बस चले मैं ये हार्ड कॉपी में बुक भी ना इस्तेमाल करूँ।
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस हवा में आप सांस लेते हैं, करोड़ों रुपए कमा लिए, वही गंदी होगी तो फिर क्या करेंगे, सांस कहाँ पे लेंगे जाके, हैं? ऑक्सीजन का डब्बा बना के बैठ जाना, फिर उसके अंदर अंदर से सबको हाथ हिलाना, बिल्कुल बंदर की तरह अंदर से बैठ के ना। चलो आगे जी, आइडेंटिफिकेशन। ईच कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड। हर कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए। और आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये क्लियरली वहाँ पर प्रोमिनेंटली नज़र आ रही हो। सबसे पहली बात, नेम ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी लिखा हुआ है सबसे ऊपर, नेस्ले कंपनी, टॉप के ऊपर लिखा हुआ है नेस्ले कंपनी। फिर उसके बाद द डेट ऑफ द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड और द रिपोर्टिंग पीरियड कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ है एज एट 31 दिसंबर 2014। ठीक है, आप ये हमें फोटोकॉपी करा दें। मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। सलमान यार फ़ोन लेके आना। बैठ। चलिए इसको ना बाद में जाके देखिएगा, बहुत डिटेल्ड है, मैं आपको एक दो और भी सेंड कर देता हूँ। सर आपने आईकेएम्स की वेबसाइट से जो मॉडल पेपर डाउनलोड किया वो भी वो ईमेल में आ सकते हैं, इसमें नहीं आ सकते। आहिस्ता आहिस्ता बचिए बस, फिर आपने कहना मुझे बातें करते हैं सारे। अच्छा जी, चलो चलो चलो, बस बस बातें नहीं। ओके जी, मैं आपको साथ साथ दिखाइए, आप घर जाके तसल्ली से देख लीजिएगा, काफ़ी डिटेल डॉक्यूमेंट है। अच्छा जी, द डेट आ गई, द करेंसी इन विच द फिगर्स आर रिपोर्टेड, ये देखिए 2012-13 के बिल्कुल टॉप पे दरमियान में लिखा हुआ है रुपीज़। ठीक है जी, तो आपको रुपीज़ मेंशन करना होगा कि मैंने किस करेंसी में बनाया है, वरना हो सकता है आप मुझे बना के दे, मैं समझ रहा हूँ डॉलर में बनाए हैं, आपने जो है ना वो क्राउन में बनाए हों रुपीज़ में। ओके जी, द लेवल ऑफ राउंडिंग यूज्ड इन द फिगर्स, फॉर एग्जांपल द फिगर टू नियरेस्ट 1000 ऑफ रुपीज़। ठीक है जी, तो आपने ऊपर जैसे ये मैंने नहीं लिखा, इधर मिटा दिया ₹000 जो मैंने करके लिखा था, वो भी आपने क्लियरली मेंशन करना है कि कितने आपने मिलियंस में नीचे फिगर लिखी है, थाउजेंड्स में लिखी है, कितने में लिखी है, ताकि क्लियरली मेंशन हो। अब भाई ये सारी चीज़ें ना एक एक MCQ है, एक एक लाइन है, एक एक MCQ है। ठीक है, ये जो हमने 3-4 पॉइंट अपनी बुक से पढ़े हैं, ये सारे एक एक पॉइंट एक एक MCQ है। ठीक है, तो प्लीज़ मेमोराइज इट प्लीज़। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं, सर आपने तो कहा था कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, भाई कॉन्सेप्ट का ये मतलब नहीं होता कि आप कोई चीज़ मेमोराइज ही ना करें। रटे का मतलब ये होता है बगैर समझे याद करना, लेकिन मेमोराइज तो कहा था, रिटेन तो करना ना पेपर, समझ के याद करें। कुछ चीज़ें मिसाल नहीं भी याद हो जाए तो ठीक है, रटा भी कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं रटा भी काम आता है। ओके, नेक्स्ट वन। अच्छा जी, अदर टाइटल, IAS डज नॉट स्पेसिफाई व्हाट द स्टेटमेंट मस्ट बी कॉल्ड। IAS नहीं बाउंड कर रहा आपको कि आप इसको क्या कहें, आप इसको बैलेंस शीट कहना चाहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, IAS आपको बाउंड नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल यही बैलेंस शीट कहें, प्रॉफिट एंड लॉस कहें, जो भी कहना चाहते हैं कह लें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट एज टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट में आपने क्या करना है, करंट एंड नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन बता रहा है। IAS 1 states that an asset should be classified as a current asset if it satisfies any of the following criteria।
ये जो नीचे दिए गए क्राइटेरियाज हैं इनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई कर जाए तो आप उसको करंट एसेट कहेंगे, वरना नॉन करंट होगा। ठीक है, पहली बात, द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द एसेट और सेल और कंज्यूम इट इन अ नॉर्मल साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल। 12 महीने के अंदर अंदर आपने इन्वेंट्री कंज्यूम कर लेनी है, करंट है। 12 महीने के अंदर अंदर रिसीवेबल रिसीव हो जाना है, करंट है। ठीक है, तो ये सारे करंट एसेट्स हैं। द एसेट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पजेज, इन्वेंट्री की बात कर रहा है। द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द एसेट विद इन 12 मंथ्स ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, आपकी रिसीवेबल की बात कर लें, वो आपके करंट एसेट है। इट इज़ कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस द एसेट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अगर वो कैश है या कैश के बराबर की कोई चीज़ है, चेक है, बैंक का पे ऑर्डर है, कोई भी चीज़ है, वो आपका करंट एसेट ही है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई ऐसी पाबंदी है कि आप अगले 12 महीने रिपोर्टिंग डेट के बाद इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर नॉन करंट में चला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, कैश इज मनी इन करंट बैंक अकाउंट। एन एग्जांपल ऑफ कैश इक्विवेलेंट इज मनी हेल्ड इन अ टर्म डिपॉजिट अकाउंट विद अ बैंक। आपको बैंक ने अमाउंट कर दिया, 5 साल के लिए आप ये पैसा नहीं निकाल सकते, जिसको कहते हैं पैसे फिक्स कर दिए। ठीक है, तो वो आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगर इफ़ इट इज़ कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस द एसेट इज रिस्ट्रिक्टेड, अगर रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है तो फिर कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं होगा, अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ तो फिर कैश और कैश इक्विवेलेंट हो सकता है। ठीक है जी, द डेफिनेशन अलाउज इन्वेंट्री और ट्रेड। कैश इक्विवेलेंट मतलब आपके पास चेक है, बैंक में पड़े हैं पैसे, कैश के इक्विवेलेंट ही है ना, बैंक कैश के इक्विवेलेंट ही होते हैं। ठीक है, अगर बाउंड किया हुआ है कि 12 महीने तक यूज़ नहीं कर सकते, फिर इस कैटेगरी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, फिर नॉन करंट में चला जाएगा, फिर नॉन करंट में चला जाएगा। तो ये जो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, इनमें से किसी एक में भी आपका एसेट फिक्स होता है तो वो करंट है, अदरवाइज नॉन करंट। ठीक है जी, नीचे वही एजम्पशन ले रहा है कि जी हम इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल को करंट एसेट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद होती है कि ये विद इन 1 ईयर रियलाइज हो जाएगा। करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी सेम, इसका वाइस वर्सा, इसी कॉन्सेप्ट का बिल्कुल उलट। पढ़ें जी, द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू सेटल द लायबिलिटी इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है। आपको उम्मीद है आप लायबिलिटी क्लियर कर देंगे, करंट लायबिलिटी है। उम्मीद है कि नहीं कर सकेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी। अगली बात, प्राइमरीली हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पजेज, क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए होते हैं ना क्रेडिटर्स, खरीदा बेचा खरीदा बेचा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर हम क्लियर कर देंगे, तो उम्मीद है तो बस बात खत्म है। नेक्स्ट वन, इट इज़ ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स, आपके ऊपर बाउंड है। एक बंदे ने आपको पैसे उधार दिए, 6 महीने में मुझे देना, बाउंड है आप, तो बाउंड है तो बस ठीक है, फिर करंट लायबिलिटी है। द एंटिटी डज नॉट हैव द अनकंडीशनल राइट to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the end of the reporting date period. अगर entity does not have the unconditional right कि वो इसको 12 महीने से ज़्यादा डिले कर सकती है, ठीक है, तो फिर ये करंट लायबिलिटी है, अदरवाइज नॉन करंट लायबिलिटी है। इसको मुझे ज़रा उर्दू में तर्जुमा करने दें इसका। ठीक है, तो अगर एंटिटी के पास ये राइट नहीं है, बिल्कुल अनकंडीशनली, कोई शर्त नहीं है, आपके पास फुल हक है आपके पास कि आप इसको 12 महीने से आगे लेट कर दें लायबिलिटी, फिर तो आप इसको नॉन करंट डिक्लेयर कर सकते हैं, वरना लाजमी करंट ही करें। अगर आपके पास अनकंडीशनल कोई शर्त नहीं है, मशरूत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास शर्त है जी, अगर आपने इस साल में 1 बिलियन का बिजनेस किया तो मैं आपको 12 महीने और दूंगा, ये मशरूत है, शर्त लग गई है इसके ऊपर, कंडीशन लग गई है। लेकिन आपके पास एक राइट है, ओपनली एक राइट है, आपकी मर्ज़ी, आप ये पेमेंट अगले महीने करें या 2 साल बाद करें, कोई आपके ऊपर कंडीशन अप्लाई नहीं होती, तो फिर आप इसको करंट में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन करंट में भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है जी? Operating cycle in accounting period 20 years. पढ़ लें।
द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ एन एंटिटी इज़ द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड द रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट. When the entity's normal cycle is not clearly identifiable, it is assumed to be 12 months. This is almost always the case. ठीक है, तकरीबन 12 महीने का ही साइकिल होता है. लेकिन उससे पीछे जो कहानी लिखी हुई है वो ये है कि आपने जो एसेट ख़रीदे थे बेचने के लिए या कुछ बनाने के लिए, उससे कैश कब आना शुरू हो गया. ठीक है, ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है. लेकिन कुछ बिजनेसेस में ये आइडेंटिफाइबल नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना. ख़रीदा था, फिर पड़ा रहा, फिर लेट हो गए, फिर बिल्डिंग बन रही थी, यूँ हो गया, वो हो गया, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं. तो हम सिंपली 12 मंथ्स में इसको लेके जाते हैं. ठीक है जी, फ़ोन बंद कर दो भाई. अच्छा जी, इसके बाद आते हैं मिनिमम फेस आइटम्स. IES 1 provides a list of items that as a minimum must be shown on the face of the financial position as line item, in otherwise a separate line in the statement. ये जितने नीचे लिस्ट दी हुई है, ठीक है, इसको मिनिमम एक लाइन में आपने लाजमी लिखना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर. इसको आप स्किप या मर्ज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और उसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो आप ये नहीं कर सकते कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ऐड कर दें. ये फेस आइटम है, इट मस्ट बी प्रेजेंटेड ऑन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कॉन्सेप्ट समझ आ गया इस बात का? यही वाली करनी है जो लिखी हुई है. ठीक है, इनको आपस में आपने कपल नहीं करना है, एक में ही ऐड कर दिए सारे. ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो बेसिक एसेंस है ना ट्रू एंड फेयर व्यू का, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा. अब आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है प्रोडक्शन के लिए, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है कि आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो. अब आप अपने प्रोडक्शन वाले एसेट्स के अंदर उस प्रॉपर्टी को ऐड कर देंगे तो वो तो टोटल फिगर ही चेंज हो जाएगी. जो देखेगा वो कहेगा अच्छा हमारे पास इतने ज़्यादा एसेट्स पड़े हुए हैं प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, तो फिर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं रहता. ठीक है जी. तो इंटेंजिबल एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का मतलब होता है कि अपनी ही एसोसिएट कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई. एक पेरेंट कंपनी होती है, एक एसोसिएट कंपनी होती है. ठीक है, तो पेरेंट ने अपनी ही किसी एसोसिएट में या एसोसिएट ने किसी एसोसिएट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो होगा. बायोलॉजिकल एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. लायबिलिटीज़ में ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, प्रोविजंस, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़. ना मंजा गावा बायोलॉजिकल एसेट्स. ठीक है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बायोलॉजिकल एसेट्स. ठीक है, तो ये सारे बायोलॉजिकल एसेट्स. लायबिलिटीज, प्रोविजंस. ठीक है जी, प्रोविजन भी शो करनी है लाजमी. फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ में करंट टैक्स लायबिलिटी, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, दीज आर ऑलवेज नॉन करंट. ये जो ऊपर पड़ा कि 12 महीने से ज़्यादा डिले जो कर देते हैं हम उसको हम डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहते हैं. ठीक है जी, तो अगर आपने डिफ़र कर दिया है तो आप उसको शो करेंगे. बस 5 मिनट रह गए. मैं ये छोटा सा टॉपिक ख़त्म है, इसके बाद इंशाल्लाह फिर अगली बात हम बाद में करेंगे. देख लेते हैं, अभी आपसे मशवरा करते हैं. ये मुझे टॉपिक ख़त्म कर लेने दे बस. हर नॉन करंट लायबिलिटी डिफर्ड टैक्स नहीं होगी, लेकिन हर डिफर्ड टैक्स नॉन करंट लायबिलिटी होगी. आपने टैक्स को डिफ़र कर दिया, लेट कर दिया 12 महीने से ज़्यादा, नॉन करंट बन गया. लेकिन नॉन करंट लायबिलिटीज़ में इसके साथ लोन भी तो हो सकता है, कोई और भी तो हो सकती है. आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. ठीक है जी. दीज आर ऑलवेज नॉन करंट. अच्छा जी, इक्विटी का आपको पता है जी. इसके बाद आ जाते हैं एडिशनल लाइन आइटम्स. सुने भाई, एडिशनल लाइन आइटम्स. एडिशनल लाइन आइटम्स शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन व्हेन प्रेजेंटिंग देम सेपरेटली एंड इज़ रिलेवेंट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. बेसिकली आप कुछ डिटेल प्रोवाइड करते हैं इन सारी चीज़ों की जो इसके फेस पर लिखी हुई हैं. ये जो भी हमने लिस्ट पढ़ी है ना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल एसेट्स, इन्वेंट्रीज, इसकी कुछ डिटेल है फेस के ऊपर. इसको समझने के लिए हमें एडिशनल लाइन प्रोवाइड करनी पड़ती है. एडिशनल लाइन प्रोवाइड करने के 2 तरीके हैं, एक फेस के ऊपर, एक नोट्स की सूरत में. ठीक है,
फेस के ऊपर होती नहीं है, इसने लिखा है तो हम मान लेते हैं, बुक की बात मान लें, आई कैप वाले ने लिखी है उसने इसी पे असेस करना है। भारत फेस के ऊपर वो कहता है जी हो जाते हैं और नोट्स में हो जाते हैं। नोट्स में कैसे हो जाते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी नेस्ले कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये छोटी सी, ठीक है, अरबों रुपए की बिजनेस उन्होंने ये 10 लाइनों में लिखा हुआ है टोटल सारा, फाइनल फिगर पहुंचती है। अब इसके नोट्स में फॉर एग्जांपल ये सेल्स है, ठीक है ना, ये देखें लिखा हुआ है नेस्ले कंपनी नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2014। लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस गोइंग कंसर्न है नहीं है, IASB के साथ कंप्लायंस है, IFRS के साथ कंप्लायंस है, और इसी में आपको अभी आगे नज़र आ जाएगा ये है, ये देखें नोट नंबर 10 सेल्स, लोकल सेल, एक्सपोर्ट सेल्स, ग्रॉस सेल्स, लेस सेल्स टैक्स, सेल्स का नोट्स आ गया। आगे देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स की पूरी डिटेल आ रही है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक माइनस रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, ये जो हमने क्लास में सारी डिटेल्स पढ़ी, और नीचे फिर पूरी इसकी सारी डिटेल आ रही है। लेकिन इधर क्या आएगी, एक फाइनल फिगर आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये आगे इसके नोट्स, ठीक है जी। चलें यहाँ तक हमारी बात होगी नोट्स तक। अब हमारे पास रह गया है सबके बने हों, ये ले लो आप तसल्ली से बैठ के देखो, ठीक है, बाकियों को भी दिखा देना, कब्जा करके ना बैठ जाना, ठीक। अच्छा जी, ओके जी। इसके बाद ना हमारे पास अगले पेज में रिक्वायरमेंट्स एज टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, नो डिफरेंस एट ऑल। जो बैलेंस शीट के लिए पड़ा है कि जी फेस आइटम कौन से होते हैं, एडिशनल लाइन आइटम कौन से होते हैं, लाइन आइटम कौन से होते हैं, सारे डेफिनेशन वही है, सिर्फ नाम चेंज। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में फेस आइटम या लाइन आइटम कौन सा होगा, रेवेन्यू होगा, फाइनेंस कॉस्ट होगी, टैक्स एक्सपेंस होगा, कॉन्सेप्ट पीछे वही है। आगे स्टूडेंट, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है ना, एनालिसिस एक्सपेंस बाय नेचर और एनालिसिस ऑफ एक्सपेंस बाय फंक्शन, ये अभी नहीं कवर हो सकता। सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ कि मटेरियल आइटम, बस ख़त्म कर रहा हूँ क्लास, 2 मिनट में ख़त्म कर। मटेरियल आइटम यूजुअली तो मटेरियल आइटम वो होता है जिसको आप सेपरेटली डिस्क्लोज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन मटेरियल का मतलब ये नहीं होता कि जो हम मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, मटेरियल का मतलब ये होता है कि इसकी वजह से, सादा बिल्कुल ले मैन अल्फाज में बता रहा हूँ कि मटेरियल आइटम की वजह से, उसमें चेंज होने की वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बड़ा सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ेगा, एक ले मैन डेफिनेशन, ठीक है। मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए में से एक रुपया गुम हो गया तो ये सिग्निफिकेंट है, कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता, इमटेरियल बहुत ही मामूली है। लेकिन 1 करोड़ में से 10 लाख चला जाए फिर ये मटेरियल हो जाए। एक तो ये है। दूसरी इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि कुछ कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, अ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज फ्रॉम कॉस्ट टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब ये एक मटेरियल इवेंट है, कॉस्ट और NRV का कंपैरिजन हम करते थे ना, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। अब ये मटेरियल इवेंट है, आपने बताना है कि आपने क्यों कॉस्ट कम या ज़्यादा की, ठीक है। इसी तरह द कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्टिविटीज़, कोई एक्टिविटीज़ आपने रीस्ट्रक्चर की हैं, डिस्पोजल ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये मटेरियल आइटम है। आपकी मशीनरी थी, आपने उठा के फिर उसको सेल कर दी, मटेरियल आइटम। तो ये एक लिस्ट है, इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अब मुझे बता दें आखिरी मिनट में, आज करें क्लास एक्स्ट्रा या कल करें? आज वाले कितने हैं? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कल वाले 3 हैं। लिटिगेशन सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कोई केस हुआ, हरजाना हो गया। नेस्ले की बात कर रहे हैं, नेस्ले ने जूस पिया, जूस पीने से बंदा केस कर दिया उसने,
उसने कहा मेरे तो भाई की जान इतनी कीमती थी, वो ऐसे उसको बेशक पानी भी ना पूछता हो, 1 करोड़ रुपए का हर्जाना दे मुझे। अब ये आपने डिस्क्लोज करना है, मटेरियल इवेंट। ठीक है, लिटिगेशन सेटलमेंट इज़ अ मटेरियल इवेंट। ठीक है जी, अगली क्लास वाले वेट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को ग्रुप में मैसेज करके बताता हूँ। मेरा ख्याल है कि रूम 4 अभी फ्री होगा। ठीक है, तो अभी आ जाएं। हाँ, अभी वहीं पे आ जाएं रूम 4 में।